आज का टॉपिक है डाबर। एक ऐसा ब्रांड जो 138 ईयर से इंडिया के हर घर में मौजूद है। वहीं कैसे डाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि पतंजलि जैसी ब्रांड को उसी की गेम में हरा दिया। क्या रही उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर एस के बर्मन जी ने इस ब्रांड की शुरुआत की थी, तब लोग उन्हें फर्जी वैद्य कहते थे और उसका कारण यह था कि उनकी दवाइयां इतनी असरदार थी कि लोगों को यकीन नहीं होता था कि यह कैसे हो सकता है। तो डाबर की यह कहानी सक्सेस के साथ साथ बहुत सारे स्ट्रगल की भी है कि कैसे कंपनी को मजबूरन अपना हेड ऑफिस छोड़ना पड़ा और क्यों एक ही रात में फैमिली के 8 मेंबर्स को रिजाइन देना पड़ा। तो दोस्तों, डाबर की कहानी की शुरुआत होती है 1856 से, जब बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के घर एस के बर्मन जी का जन्म होता है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड की नींव रखेगा। तो उस दौर में गांव में छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता था। हाँ, अंग्रेजी दवाइयां तो थी ही, लेकिन इतनी महंगी कि सिर्फ अमीर लोग ही उसे खरीद पाते थे। अब आम आदमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वह था वैद्य से आयुर्वेद इलाज करवाना। और उस वक्त प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियां तबाही मचा रही थी, पर लोगों के पास उसका कोई सटीक इलाज नहीं था। उस वक्त एस के बर्मन जी ने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेद की गहराई में स्टडी करके इफेक्टिव मेडिसिन बनाई जाए, ताकि जो लोग महंगी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खरीद सकते उन्हें भी सस्ता और सही इलाज मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की। वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बंगाल के अलग अलग एरिया में जाकर आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों से दवाइयां बनाते और लोगों के घर घर जाकर दवाइयां बेचते। सबसे पहले उन्होंने मलेरिया और पाचन यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियों के लिए दवाइयां तैयार की। ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां बीमारी ठीक करने में काफी समय लेती है, लेकिन एस के बर्मन जी की बनाई हुई दवाई से लोग जल्दी ठीक हो जाते थे। तो इसी के चलते लोग उन्हें फर्जी वैद्य कहने लगे थे, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि इतनी जल्दी असर दिखाने वाली दवाइयां या तो जादू टोने से बनाई जाती हैं या फिर जरूर इसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाया होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया और कोलकाता में बनने वाली इस दवाई की डिमांड पूरे देश में बढ़ने लगी। और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एस के बर्मन जी ने 1884 में डाबर नाम से कंपनी की शुरुआत की। अब डाबर इसलिए रखा गया जिसका डा मतलब डॉक्टर, बर मतलब बर्मन, यानी कि डॉक्टर बर्मन का शॉर्ट फॉर्म डाबर रखा गया। वही डाबर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1896 में डाबर ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया और देखते ही देखते डाबर इंटरनेशनल ब्रांड बन गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1907 में डाबर के फाउंडर डॉक्टर एस के बर्मन जी का निधन हो गया, जिसके बाद से कंपनी की कमान उनके बेटे सीएल बर्मन के हाथों में आ गई। अब सीएल बर्मन नई जनरेशन के अकॉर्डिंग कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे, तो उसी के चलते उन्होंने कोलकाता में एक R&D सेंटर की शुरुआत की और कई सारी नई नई मेडिसिन और प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। लेकिन दोस्तों, सही मायने में डाबर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1949 में डाबर ने अपने च्यवनप्राश को लॉन्च किया और च्यवनप्राश के लिए कंपनी ने एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया। वहीं डाबर ने अपने एडवर्टाइज के जरिए लोगों के मन में यह बात डाल दी कि अगर रोजाना च्यवनप्राश लिया जाए तो बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। और इस कैंपेन का असर इतनी तेजी से हुआ कि स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले यंगस्टर्स और घर के बुजुर्गों तक हर कोई च्यवनप्राश खाने लगा। साथ ही 1949 में डाबरलाल दंत मंजन को भी लॉन्च किया गया और यह भी डाबर च्यवनप्राश की तरह काफी डिमांडिंग रहा। वहीं 1960 में बंगाल में बेरोजगार और आर्थिक समानता के चलते डाबर को अपना हेड ऑफिस वहां से बंद करके गाजियाबाद में शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद 1978 में डाबर ने अपना हाजमोला लॉन्च किया, जो डाबर के लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त हाजमोला पाउडर फॉर्म में मिला करता था, यानी कि चूर्ण के रूप में, और यह थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता था। इसीलिए डाबर ने इसे छोटे छोटे टैबलेट्स में निकाला और इसका असर यह हुआ कि डाबर हर इंडियन घर का हिस्सा बन गया और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इसे चटपटी कैंडी की तरह खाने लगे। वही डाबर ने अपना हेयर ऑयल भी लॉन्च किया, जिसने कुछ ही समय में इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल का रिकॉर्ड बनाया। और देखते ही देखते मार्केट में डाबर की काफी प्रोडक्ट पॉपुलर हो चुकी थी, जैसे डाबर का रियल जूस, डाबर टूथपेस्ट, डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी, डाबर हेयर ऑयल और डाबर हाजमोला। उसके बाद 1994 में डाबर एक कॉर्पोरेट ब्रांड बन गया,
क्योंकि इसी साल कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली और अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ग्रोथ से बर्मन फैमिली खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके प्रोडक्ट जितने बेहतरीन हैं उतनी उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है। साथ ही उनका एक्सपेंस भी काफी स्लो था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1998 में कंपनी ने प्रोफेशनल्स हायर करने का फैसला लिया और बर्मन फैमिली के 8 मेंबर्स ने रातों रात रिजाइन करके सुनील दुग्गल को सीईओ बनाने का फैसला लिया, जिनके पास पेप्सिको जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मौजूद था। और इस तरह जब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनल्स के हाथों में आई तो सिर्फ 2 साल के अंदर ही कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। अब वक्त आया 2006 का, जब पतंजलि ने मार्केट में एंट्री ली और यह डाबर की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गया, क्योंकि बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी, स्वदेशी ब्रांडिंग और सस्ते प्रोडक्ट ने ग्राहकों को तेजी से अट्रैक्ट किया। वहीं डाबर ने हार मानने की बजाय खतरनाक स्ट्रेटेजी अपनाकर पतंजलि को उसी की गेम में मात दे डाली। सबसे पहले डाबर ने पतंजलि की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, जो था क्वालिटी कंट्रोल, प्राइस और मार्केटिंग। जहां पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक की बात कर रहा था, वहीं डाबर ने ट्रस्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन अपनाया। वहीं डाबर ने अपनी प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बनाने के लिए बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से ऐड करवाए। तो वहीं आज पतंजलि का मार्केट कैप 64,716 करोड़ के आसपास है। वहीं डाबर का मार्केट कैप करीबन 92,284 करोड़ रुपए है। आज डाबर एफएमसीजी का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है और 120 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। वैसे आपके घर में डाबर का कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, यह हमें कमेंट करके